के साथ रीड पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रामकृपाल मीणा को गिरफ्तार किया है। जयपुर के पीएमएलए कोर्ट में उसे पेश किया गया। 27 जून तक आरोपी को ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी रामकृपाल मीणा को गिरफ्तार करने के बाद उसे जयपुर स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद 27 जून तक आरोपी को भेजा गया है ईडी की रिमांड में, और अब 27 जून तक ईडी पूछताछ करेगी और कई सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि एक तरफ ईडी की एंट्री से जहां पर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। रीड पेपर लीक मामले में ईडी ने रामकृपाल मीणा को गिरफ्तार किया है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, जाहिर तौर पर ये बड़ी गिरफ्तारी और अब कोर्ट में पेश करने के बाद 27 जून तक आरोपी को ईडी की रिमांड में भेजा गया है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से मामला सामने आया था, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से शुरुआती तौर पर राजस्थान पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन बाद में इस मामले को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया और ईडी के द्वारा इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस को टेक ओवर करने के बाद इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी और उसी के दौरान इस आरोपी को से पूछताछ किया गया और पूछताछ के बाद औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद राजस्थान के जयपुर स्थित ईडी की विशेष कोर्ट यानी कि पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली गई है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले में कई इनपुट्स निकल के सामने आए थे, लिहाजा इस मामले पर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा विस्तार से पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ करने के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन देखना लाजमी होगा, सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन से सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश 27 जून तक ईडी करेगी। देखिए, जांच एजेंसी के द्वारा सबसे पहले यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि राजस्थान पेपर लीक मामले में और किन किन आरोपियों की भूमिका रही है, कौन कौन से वो आरोपी थे जो इस मामले में पेपर लीक करने को के मामले में उसकी भूमिका रही थी और उसके बाद किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, क्योंकि इस मामले में लाखों नहीं करोड़ों रुपए का संदिग्ध तौर पर लेन देन किया गया था और इस मामले में कई ऐसे जो सफेद पोश लोग हैं उसकी भी भूमिका निकल के सामने आई थी। शंकर, सही तौर पर सफेद पोश और बड़े अधिकारियों को भी यहाँ पर माना जा रहा है कि पर्दाफाश होने वाला है। और रामकृपाल मीणा के बैकग्राउंड के बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि इतनी बड़ी गिरफ्तारी है और आखिरकार ये पूछताछ कितनी अहम हो जाती है जिसके जरिए अलग अलग कड़ियों को जोड़ने की कोशिश ईडी की रहेगी। देखिए, जिस तरह से बकायदा एक पेपर लीक का जो मामला सामने आया था जिसमें कि देखने को मिला था कि जैसे ही पेपर दिया गया था उससे पहले ही पेपर को लीक करा दिया गया था। हालांकि इस मामले में 40 कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स हैं जो उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी और जिस तरह से बकायदा एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला पिछले साल सामने आया था। 24 दिसंबर 2022 को राजस्थान के वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था और सिरोही और उदयपुर सेंटर पर तकरीबन 40 ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी मिली थी कि जो परीक्षा से पहले ही जिनके पास प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गए थे और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, जिस तरह से सुरेश ढाका का नाम सामने आया था, सुरेश साहू का नाम आया था, भजन लाल बिश्नोई, रायता राम चौधरी, इनका नाम सामने आया था। और तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कि कई हेडमास्टर जो है बकायदा उनकी भी भूमिका सामने आई थी। एक संस्कृत स्कूल ठेलिया चितलवाना में एक हेड मास्टर थे, उनका नाम सामने आया था। भजन लाल बिश्नोई एमबीबीएस स्टूडेंट, रायता राम सेकंड, उनका नाम सामने आया था। एक लंबी फेहरिस्त है शंकर। जाहिर तौर पर अब रामकृपाल मीणा के जरिए कई बड़े नकाबपोशों से पर्दाफाश होने वाला है और ये बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है। पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यूएन में भारत ने चीन को बेनकाब किया है। यूएन में आतंकी साजिश का ऑडियो सुनाया गया। ऑडियो में साजिद मीर के खिलाफ सबूत है। आतंकियों को निर्देश दे रहा है साजिद। यूएन में प्रस्ताव पर चीन ने वीटो लगाया हुआ है। ग्लोबल आतंकी घोषित करने पर रोक लगाई है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है साजिद और देखिए किस तरीके से जो चीन है उसने एक बार फिर वीटो का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का साथ दिया। ग्लोबल आतंकी घोषित करने पर रोक लगाई। यूएन में प्रस्ताव पर चीन ने वीटो लगाया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है साजिद, जिसे ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उस पर वीटो लगाया है यूएन में चीन ने। लेकिन चीन के इस कदम को बेनकाब कर दिया है भारत ने और देखिए किस तरीके से आतंकी साजिश का ऑडियो
यूएन के अंदर सुनाया गया। ऑडियो में साफ तौर पर आतंकी साजिद मीर के खिलाफ सबूत हैं, जिसमें वो आतंकियों को निर्देश दे रहा है। बात बंगाल की करते, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर लगातार हिंसा है और थमने का नाम यहां पर नहीं ले रही। अपने दर्शकों को बता दें कि इस बीच भीड़ ने मंगलवार को मुरीबस्ती इलाके में ग्रामीण की हत्या की और उसको लेकर कई दुकान घरों में तोड़फोड़ तक की गई, आग लगा दी गई। नक्सलबाड़ी के हाथीगिसा गांव में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि बंगाल में इन दिनों हिंसा की घटना लगातार बढ़ रही है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से यहां पर नजदीक जैसे जैसे तारीख आ रही है, उससे पहले हिंसा लगातार तेज होती हुई, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने केंद्रीय बल की तैनाती की बात कही और इन सबके बीच में देखिए हिंसा लगातार कई शहरों में लगातार होती हुई। ममता सरकार पर सवाल, और ये एक ग्रामीण की हत्या को लेकर जो तोड़फोड़ हुई है, घरों में आग लगाई गई है, उसके बाद हाथीगिसा गांव है नक्सलबाड़ी में, वहां पर बड़ी सिक्योरिटी, यहां पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अगली खबर हैदराबाद से, जहां पर एक बड़ी घटना हुई है। हैदराबाद के एलबी नगर में आज एक फ्लाईओवर का स्लैब अचानक गिर गया। इस हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। फ्लाईओवर का स्लैब गिरते ही लोग दबे और लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस है, रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई है, लोगों को निकाला गया है। खबरों के मुताबिक हादसे में सभी घायलों को सिकंदराबाद के KIMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों को चोटें गंभीर रूप से हैं और उनके सिर पर दरअसल चोट लगी है। बात बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की करते हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों के अज्ञातवास और आत्ममंथन के बाद वापस बागेश्वर धाम जा रहे हैं। इसकी जानकारी बागेश्वर धाम के सरकार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साझा की गई। वहीं यूट्यूब पर भी बागेश्वर धाम सरकार ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बागेश्वर धाम के प्रमुख वापस धाम जाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की 5 दिन की यात्रा हमारी अद्भुत रही। पुस्तक का लेखन जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को सनातन से संबंधित सनातन धर्म क्या है, इस पर जो पुस्तक का लेखन था, बालाजी की कृपा, महापुरुषों के आशीर्वाद से वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण हुआ। अब हम यहाँ से यात्रा बागेश्वर धाम की करेंगे, बालाजी के चरणों की करेंगे। इसके बाद राजगढ़ मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय मंत्र चरित्र करेंगे। फिर गुरु पूर्णिमा महोत्सव 1 जुलाई से 5 जुलाई तक बागेश्वर धाम पर मनाएंगे। आप सबको यही बताना था कि हम आए भी साकुशल और यह यात्रा भी साकुशल पूर्ण कर रहे हैं। बालाजी की दया से अब हम अपने उड़न खटोला से बागेश्वर धाम। पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल का असर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान में निवेशकों की दिलचस्पी घट गई है और यही वजह है कि प्रेषण में गिरावट के बाद मई में FDI 21% गिर गया। मई से जुलाई की अवधि में पाकिस्तान को लगभग $1 अरब मिले, जबकि पिछले साल $1 अरब 66 करोड़ मिले थे, यानी कि लगभग 21% की यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। 11 महीनों के दौरान विदेशों में काम कर रहे पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे गए निर्यात और प्रेषण में गिरावट के कारण देश को सामूहिक रूप से $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। अगली खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर सीमा पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन डिलीवरी की नापाक हरकत रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं सीमा पर तैनात BSF के जवान हर बार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी भी फेर देते हैं और यही कुछ हुआ बीती रात घरसाना थाना क्षेत्र में, जब पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को लगभग 2 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया। जब्त की गई इस 2 किलो हेरोइन की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। तो वहीं हेरोइन की डिलीवरी लेने आए 4 तस्करों को भी धर दबोचा गया है।
बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में युवक को कुत्ता बनाने के मामले में और कई मुद्दों पर बयान दिया है। सांसद का कहना है कि भोपाल सहित पूरे देश में ऐसे विधर्मी उत्पात मचा रहे हैं। युवक को कुत्ता बनाने पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। वहीं फिल्म आदिपुरुष पर बैन की उठ रही मांग पर साध्वी ने कहा उन्होंने फिल्म नहीं देखी है। फिल्म पर बैन करना सेंसर बोर्ड का काम होता है। इसके साथ ही उन्होंने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर उठाए गए सवालों पर भी अपनी बात रखी। तो साध्वी प्रज्ञा जो अपने अक्सर बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आदिपुरुष को लेकर उन्होंने कहा कि फिल्म नहीं देखी तो मैं इस बात पे कुछ कह नहीं सकती कि बैन करना नहीं करना चाहिए, वैसे ये काम सेंसर बोर्ड का होता है। इसके साथ ही गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर जिस तरीके से सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही भोपाल में जिस तरीके से वो खबर सुर्खियों में रही कि युवक को किस तरीके से कुत्ता बनाया गया, इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो उत्पात मचा रहे हैं। रुख पटना का करते हैं जहां पर G20 को लेकर डेलीगेट्स का आना शुरू हो चुका है। लगातार कई देशों से डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। बिहार के कलाकारों ने छठ गीत गाए और आरती उतारी। डेलीगेट्स बिहार आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रवि नारायण ने। के समिट में शामिल होने के लिए डेलीगेट्सों का आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीर है। जो डेलीगेट्स हैं वो लगातार एक एक करके पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों को जो परंपरागत तरीके से जो स्वागत करने की है, लोगों को परंपरागत तरीके से जो कलाकार हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं और ये लगातार डेलीगेट्स जो है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो एक बिहार के संस्कृति की झलक है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। छठ में बजाए जाने वाले गीत हैं, वो गीत जो है यहाँ के कलाकार हैं, वो गीत यहाँ कलाकार गा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बिहार के जो कलाकार हैं वो इनका स्वागत कर रहे हैं। जो परंपरागत यहाँ पर जो वाद्य यंत्र हैं गाजे बाजे के साथ और जो यहाँ की संस्कृति है उस संस्कृति को दर्शाते हुए ये कलाकार इनका स्वागत कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब आपको उदयपुर ले चलते हैं जहां पर भगवान जगन्नाथ मंगलवार को नगर भ्रमण पर निकले। जगदीश चौक प्रांगण में भगवान जगन्नाथ के रजत रथ को छूने के लिए भक्त ललायत नजर आए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पूरे साल इंतजार रहता है और ऐसे में जब भगवान नगर भ्रमण के लिए अपने निज मंदिर से बाहर आए तो पूरा जगदीश चौक प्रांगण जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान पूजा अर्चना करने के लिए मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ भी जगदीश मंदिर पहुंचे। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने पूजा अर्चना की और समिति मेवाड़ के कल्याण की कामना की। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं और मैं मंदिर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतने मान सम्मान से आमंत्रण दिया और बुलाया और प्रभु के चरणों के अंदर मुझे आज जगह मिली। रथ खींचने का जो है वो सौभाग्य मिला। मेवाड़ जो है वो बहुत ही खुश है और इसका जो है प्रभु के चरणों के अंदर कोटि कोटि वंदन और कोटि कोटि मैं नमन करता हूं। सीमा की सुरक्षा और घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए बीएसएफ हमेशा सीमा पर मुस्तैद रहती है। बीएसएफ के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। ये बातें आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने कही। योग दिवस के मौके पर न्यूज 18 संवाददाता आबिद हुसैन से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यहां की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं और आने वाली अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और शालीनता से संचालित करने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। योग के बारे में उन्होंने कहा कि योग युवा पीढ़ी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आज बीएसएफ हेडक्वार्टर कश्मीर में भी योगा किया गया। यहाँ पर जवानों ने जो योगा की है वो एक्सरसाइजेस की। मेरे साथ आईजी बीएसएफ है क्योंकि इन्होंने भी जो ये सेशन था योगा का उसमें हिस्सा लिया। सर मुझे बताइए कितना ज़रूरी रहता है एक जवान के लिए एक्सरसाइज करना, क्योंकि जवान की ज़िंदगी तनाव भरी रहती है। जी, बीएसएफ के जवान बड़े ही डिफ़िकल्ट टेरेन और बड़ी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपना डे टू डे ड्यूटी करते हैं। कश्मीर फ्रंटियर में जहां हमारे जवान पीर पंजाल, शमशाबारी रेंज और ग्रेटर हिमालयस पर तैनाती से खड़े हुए हैं, वहां पे
बहुत बड़े परेड ग्राउंड और खेलने के ग्राउंड या जिम जैसी फैसिलिटी नहीं कर सकते। तो योगा और मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू हमारे जवान फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट रह सकें और अपनी जिम्मेदारी बड़ी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी से निभा सकें। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर आज तकरीबन 500 के करीब जो जवान हैं उन्होंने यहाँ पर योगा किया और आपके जो बीएसएफ के जवान हैं बॉर्डर पे भी हमने देखा मुख्तलिफ मकामात पर एक्सरसाइज की। सर, आपका क्या मैसेज रहता है इन जवानों के लिए, खासकर जब ये आपने जैसे कहा कि सख्त टेरेन्स पे ये ड्यूटी करते हैं? जी, जैसे मैंने बताया, हमारे जवान बहुत ही डिफ़िकल्ट लोकेशंस पे कार्य करते हैं और बड़े ही आइसोलेशन में रहते हैं। कश्मीर में जहाँ पे 6 महीने 7 महीने वो पूरा बर्फ़ से भरा रहता है और ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल करने का मौका नहीं मिलता, तो उससे आइसोलेशन में रह के थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो हम रेगुलरली कोशिश करते हैं कि हमारे जवान डेली बेसिस पर योगा और मेडिटेशन में अपना ध्यान दें और वो लगातार